पिछली वीडियो में हमने बी कॉलोनी के बारे में पढ़ा था। बी कॉलोनी में 3 तरह के मेंबर थे, क्वीन बी, वर्कर एंड ड्रोन। उसमें ड्रोन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने उसके रिड्यूस माउथ पार्ट बताए थे, उसके माउथ पार्ट जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ मैंने उसके स्टिंग और पोलन बास्केट को भी रिड्यूस बता दिया था। बल्कि जो उसके स्टिंग होते हैं और जो पोलन बास्केट होते हैं वो उसके पास होते ही नहीं, एब्सेंट होते हैं, तो उसे प्लीज़ करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, इक्विपमेंट और कौन सी कैसे मतलब साइट सिलेक्शन करे और कौन सी बी को सिलेक्ट करे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले है फीमेल कौन होती है इसमें, वर्कर भी होती है और क्वीन भी होती है। पर जो वर्कर भी होती है वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं देती, तो यहाँ पे क्वीन बी को लेंगे हम। क्वीन बी में जो क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम नंबर का 32 क्रोमोसोम। और मेल कौन था, ड्रोन, उसमें जो है हैप्लॉइड सेट होता है 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो क्वीन बी में गैमेट फॉर्मेशन होती है वो होती है मियोसिस के थ्रू। कैसे, मियोसिस के थ्रू। आपको पता ही होगा मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस में। तो 2 गैमेट्स हो गए हैप्लॉइड सेट के, गैमेट्स बन गए। गैमेट्स कौन से होते हैं इसमें, एग। और मेल में गैमेट्स कैसे बनेंगे, मेल में जो है माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बनते हैं और मेल में गैमेट्स होता है क्या है, स्पर्म। तो हैप्लॉइड सेट का एज इट इज हैप्लॉइड ही रहेगा, एज इट इज बनेंगे। तो जो एग था हैप्लॉइड सेट इसका और हैप्लॉइड सेट इसका, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये दोनों फ्यूज होंगे, एग और स्पर्म, तो हमारे पास डिप्लॉइड सेट आ जाएगा। और आपको पता है डिप्लॉइड सेट किसके पास होता है, फीमेल के पास। तो फीमेल कितनी थी इसमें, 2 तरह की फीमेल थी, क्वीन बी एंड वर्कर बी। अब कैसे डिसाइड होगा कि क्वीन बी बनेगी या वर्कर बी बनेगी, उनकी फीड के बेसिस पर। जैसे ही उन्हें फीड दी जाएगी, अगर उन्हें उनकी लार्वल स्टेज पर, यंगेस्ट स्टेज पर, स्टार्टिंग में ही जो लार्वा है उसे अगर रॉयल जेली दी जाती है तो क्वीन बी की फॉर्मेशन होगी, और अगर नॉर्मल पोलन नेक्टर और हनी दिया जाता है तो वर्कर बी की फॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं ड्रोन की फॉर्मेशन कैसे होगी। इसमें जो अदर एक और एग था, हैप्लॉइड सेट एक और था, 2 हैप्लॉइड सेट बने थे हमारे पास मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस होगी। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो यंग अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से पूरा अडल्ट बन सकता है। उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होगा तो एज इट इज इससे हैप्लॉइड सेट आ गए। हैप्लॉइड सेट एक ही मेंबर में थे, किसमें, मेल में, तो वो था ड्रोन। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। फीमेल थी, फीमेल के पास डिप्लॉइड सेट था और मेल के पास हैप्लॉइड सेट था। फीमेल ने मियोसिस के थ्रू 2 हैप्लॉइड सेट बनाए, एग के 2 गैमेट्स बनाए, और इसने मेल ने माइटोसिस के थ्रू बनाया। एज इट इज हैप्लॉइड का हैप्लॉइड सेट रह गया। 2 हैप्लॉइड सेट फ्यूज करके डिप्लॉइड सेट को बनाएंगे। डिप्लॉइड सेट फीमेल के पास ही होता है और फिर फीड के अकॉर्डिंग क्वीन बी और वर्कर बी बनेगी। और पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से जो अदर एग बच गया था उसे ड्रोन बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहले एग, अगर फर्टिलाइज होगा तो फीमेल बनेगी दोनों, वर्कर बी और क्वीन बी, और अगर अनफर्टिलाइज्ड होगा तो ड्रोन बनेगा। जनरलाइज करके चल रहे हैं यहाँ पे। एग है 2 से 3 डेज के अंदर वो लार्वा में चेंज हो जाता है, ये लार्वल फॉर्म है, इसे फीड दी जाएगी फिर जिस भी टाइप की, उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल है उनमें डिस्टिंग्विश होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है फिर लार्वा जो है वो प्यूपा में चेंज होगा, और प्यूपा स्टेज पे जो है सेल को बी वैक्स से कवर कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद पिक्चर में देखेंगे हम। प्यूपा से फिर क्या होगा, वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। जो अडल्ट में चेंज होने की प्रोसेस है वो तीनों में अलग अलग होती है, क्वीन में, ड्रोन में और वर्कर में। सबसे पहले जो है क्वीन चेंज हो जाती है। जो क्वीन है, क्वीन का प्यूपा है वो जल्दी डेवलप होकर अडल्ट में चेंज हो जाता है, और कुकुन को और बी वैक्स को जो ऊपर लेयर थी उसको अपनी मैंडिबल के साथ ब्रेक करता है और बाहर निकलती है। कितने दिन में, 15 डेज के अंदर। और जो ड्रोन है वो 21 डेज के अंदर बाहर निकलता है, और वर्कर भी 18 डेज के। ऐसा क्यों होता है, इन्हें फीड अलग अलग दी जाती है। न्यूट्रिशन वैल्यू जो रॉयल जेली का वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर वर्कर बी को दिए जाने वाले पोलन नेक्टर और हनी का, और सबसे जो कम फीड दी जाती है, कम न्यूट्रिशनल फीड दी जाती है जो वो ड्रोन को दी जाती है, इसलिए सबसे लेट
ये बाहर निकलते हैं अडल्ट फॉर्म में चेंज होके। हमने ब्रीफ में लाइफ हिस्ट्री को देख लिया है, अब हम देखेंगे इक्विपमेंट क्या होता है। इक्विपमेंट ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएंगे, इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी हाइव्स, इसे कॉम्ब कहते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, कहीं कहीं वाइट है, कहीं कहीं लिक्विड फॉर्म में हनी दिखाई दे रहा है। जो ये वाइट है ये वैक्स की कवरिंग है, ये और अच्छे से होती है जैसे ऊपर से वैक्स दिखा हुआ। ये जो हेक्सागोनल शेप है इनकी, इन्हें सेल कहते हैं। और ये सेल जो है अलग होती हैं, हर मतलब वर्कर के लिए अलग होती हैं, वर्कर और ड्रोन के लिए अलग, और क्वीन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ये बी के हाइव्स का वुडन बॉक्स का अपर पार्ट है। इसके अंदर ये जो है डिफरेंट चैम्बर बॉक्स लगाए गए हैं, अलग से डिटेल में देखेंगे बाद में। ये ऐसे इसमें डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट और लेंथ का है वो, उसमें कितने फिक्स हो सकते हैं। जनरली 10 वाले या 5 वाले इजीली अवेलेबल होते हैं, इसमें ये फिट हुए हुए हैं। देखिए ये बॉक्स से कैसे एक पार्ट को निकाल रहे हैं, निकालते हुए दिखाया इसमें। ये इसके ऊपर का व्यू है, एपिस्मेलिफेरा लिए इन्होंने, ये पूरा निकाल के दिखाया है। इसके अंदर ये खाली है, ऐसे खाली होता है, फिर जो है गत्ते से मशीन के थ्रू इसमें थोड़े से छेद कर दिए जाते हैं और फिर उसे इसमें डाल के बॉक्स के अंदर बंद कर लिया जाता है। यूँ तो जो है इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं, पर जो बेसिक इक्विपमेंट हैं, जो एक फार्म की बेसिक नीड है, वो देख लेते हैं। जैसे बी कॉलोनी के लिए वुडन बॉक्स है, ये इनका जो क्वीन बी के लिए दरवाज़ा होता है, यहाँ से जाती हैं मधुमक्खियाँ अंदर। ये बाहर निकाल के देखो, अलग से दिखा हुआ है इस पर। ये मधुमक्खियाँ ऐसे बॉक्स हैं, इसके अंदर ये 10 फिट कर रखे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि गत्ते में हेक्सागोनल शेप के होल करके उसे रख दिया जाता है, बाकी हनी भी खुद बना लेती है जो इसमें वैक्स है और अलग से और इसे डीप करके। ये ब्रश है, जैसे अभी इसे निकाला था, इसमें शहद हो गया होगा, ऐसे ब्रश से पहले मक्खी को हटाएंगे, फिर जो चाकू लेंगे बड़े वाला, उसे जो बी वैक्स रह जाएगा इसके ऊपर उसे उतारेंगे। ये स्मोकर है जो मैंने दरवाज़ा दिखाया था उसमें बॉक्स में, यहाँ से प्रेस करने से यहाँ से धुआं निकलता है और इसके अंदर हम जो मैटर रखते हैं, जो भी हमने जला रखा होता है, सोर्स ऑफ मतलब जिसकी वजह से स्मोक निकलता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर लेना है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो धुआं निकलेगा। ये क्यों होता है, कई बार मधुमक्खियाँ बाहर निकल जाती हैं कॉलोनी से और फिर अंदर नहीं आना चाहती, उन्हें उनके आसपास ही मंडराती रहती है और उन्हें अंदर डालने के लिए आसपास ये स्मोक का यूज़ करते हैं, तो वो सारे अंदर चली जाती हैं, या फिर उन्हें वहाँ से हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। निकाल के ब्रश से मक्खी हटाने के बाद और वैक्स को हटाने के बाद चाकू से फिर हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके लिए मशीन है, इसमें हनी एक्सट्रैक्शन मशीन, इसमें डाला जाता है। ऐसे देख रहे होंगे आप कैसे डाल रहे हैं, और इन्हें ऐसे घुमाया जाता है दोनों डायरेक्शन में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में इन्हें घुमाया जाता है तो हनी निकल जाता है। और एक प्रॉपर स्पीड पे घुमाया जाता है, ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। अगर कम घुमाएंगे तो हनी पूरा प्रॉपर तरीके से निकलेगा नहीं, और ज़्यादा घुमाएंगे तो ये छत्ते टूट जाएंगे, इसके अंदर के कॉम जो बना रखे हैं वो टूट जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर स्पीड होती है इसकी। ये छोटे लेवल पे हाथ से भी घुमा सकते हैं और इलेक्ट्रिक वाला भी मिलता है। ये थे इक्विपमेंट। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ द एपीरी। एपीरी क्या था, एपीरी वो जगह है जहाँ पे हमें बी कॉलोनी को रखना है, बी कॉलोनी के जो बॉक्सेस हैं उन्हें रखना है, जहाँ पे हम फॉर्म बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हम फार्मिंग करना चाहते हैं इनकी, तो उस प्लेस को कहते हैं एपीरी। अब जो उस प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखते हैं। जो साइट भी जो भी हम सिलेक्ट करें वो फ्री होनी चाहिए, वहाँ पे ड्राई लीव्स नहीं होनी चाहिए, और ड्रबिस मैटर नहीं होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे एक्सीडेंटल फायर के चांस ना हो। और जो वो लैंड है वो सेडेड होनी चाहिए, मतलब छायादार होनी चाहिए, और वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत रोशनी आती हो, सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम एटलीस्ट थोड़ी बहुत रोशनी आती हो, क्योंकि रोशनी भी ज़रूरी है। और वहाँ पे जो रोड है वो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब आसपास जो रोड हो, क्योंकि जो है इनमें माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे माइग्रेशन जो और लोग अपने एपिकल्चर करते हैं और माइग्रेशन नहीं करवाते, अपनी बी कॉलोनीज़ का माइग्रेट नहीं करवाते, उनमें क्या होता है जो प्रोडक्शन के चांस हैं वो 85% तक कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर माइग्रेशन से जो है उन्हें नए नए फ्लावर मिलते हैं, नई नई जगह, एक जगह प्रॉपर फीड लंबी टाइम तक नहीं रह पाता उन्हें, वो नेक्टर वहाँ की अवेबिलिटी उनकी रीच से दूर हो जाता है फिर वो। नेक्स्ट है कि क्लीन वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। बॉक्स के नीचे थोड़ा वाटर रख देते हैं तो क्लीन वाटर होना चाहिए वो।
और जो है वो तेज़ हवा से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ताकि हनी बी को बैलेंसिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो उड़ने में। वो नेचुरली भी हो सकता है, जैसे झाड़ी वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी हो, पेड़ वगैरह हो, और आर्टिफिशियली भी आप कर सकते हैं। तो जो भी प्लेस आप सिलेक्ट करें उसके आसपास वो रिच होना चाहिए फ्लोरा में, मतलब वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होने चाहिए। और जो है अदर और कोई बी कीपिंग फार्म उसके आसपास ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो उसमें कंपटीशन हो जाएगा। और उसके आसपास जो भी है केमिकल इंडस्ट्रीज कोई नहीं होनी चाहिए, उससे हनी भी पोल्यूटेड होंगी और वहाँ पे जो फ्लावर है उनका नेक्टर भी अलग ही होगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द बी। बीज जो हैं, जैसे ड्रोन थी, मतलब ड्रोन थे, क्वीन भी थी, वर्कर भी थी, उन्हें हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर अच्छी बीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास अच्छी यील्ड कैसे होगी। तो जनरली है 2 तरह की जो वैरायटी हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है रिसोर्स की और फ्लोरल कंडीशन को देखते हुए। 2 को बेस्ट माना गया है, दैट इज एपिस कर्निया और एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा हमने पहले भी पढ़ी थी, 4 कॉमन स्पीसीज में इटालियन भी थी ये, अच्छा यील्ड प्रोडक्शन था इसका, काटती भी नहीं थी, याद होगा आपको। जो फार्म की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, बीज पे डिपेंड करेगी कि कैसी बी हमने सेलेक्ट किया है, स्पेशली क्वीन बी पे, क्योंकि वही आगे जनरेशन को बढ़ा रही है। अब हमें बीज को सिलेक्ट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है जो वो है बीज कॉलोनी ऐसी लेनी चाहिए जो डिजीज़ फ्री हो, उनमें कम से कम डिजीज़ होती हों। और जो क्वीन बी है वो ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके पास हाई एग लेइंग कैपेसिटी हो, और वर्कर बी और अदर्स ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जिनकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी हो। और जो बी कॉलोनी है वो आप रेदर देन आर्टिफिशियली बनाने से नेचुरल फॉरेस्ट से ले तो बेटर चांस होंगे, वो ब्रीडिंग भी अच्छे से कर पाएंगी और उनकी जो हनी की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है फीड फॉर बीज। बीज के लिए कौन कौन सी फीड देंगे हम मधुमक्खियों को, तो हनी बी को फीड कराते हैं पोलन्स पे, नेक्टर पे, हनी पे और वाटर पे। जो है पोलन नेक्टर से इन्हें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फैट मिलता है, फैट कंटेंट्स मिलता है, और जो हनी से इन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं। और जो कई बार ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं ऑफ सीजन में, जैसे पोलन नेक्टर, ये सब चीज़ें जब ऑफ सीजन होता है तो अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें आर्टिफिशियल इमरजेंसी फीड करानी होती है। उसमें कई लोग क्या करते हैं, एक्सेस शुगर सिरप पिला देते हैं, मतलब उनकी सेल के अंदर एक्सेस शुगर सिरप डाल देते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, उसे रिकमेंडेड नहीं किया जाता। उससे क्या होता है, हनी बीज में जो है डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमरजेंसी फीड में हम उन्हें क्या देंगे, हनी देंगे और ड्राई शुगर देंगे, और हो सके तो हम उन्हें शुगर कैंडी देंगे। जनरली हम उन्हें हनी और या फिर हमारे पास पहले से प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स हो तो वो देंगे हम उन्हें। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिविनरी